अस्सलामु अलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा डिस्कशन भी हो गया था और हमने कुछ चीज़ें ज़रा रीकैप भी कर ली थी, रिवाइज़ भी कर ली थी। क्या आपको याद आ रही हैं बातें? एक मिनट दीजिएगा बेटा, ज़रा साइलेंट पर भी कर लूँ मैं। अब आप लोगों के जिनके पीआरसी के पेपर्स चल रहे थे, पीआरसी के पेपर्स अब ख़त्म हो गए ना सबके? और रिज़ल्ट कब आएगा? 3 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। चले इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब के सब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो बेटा हमारा डिस्कशन हुआ, इनकम के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया, मोड्स के बारे में, रिजीम्स के बारे में बेसिक डिस्कशन हमारा हुआ। अब हम अपने पहले हैंडआउट की तरफ मूव करेंगे और पहले हैंडआउट की तरफ मूव करने से पहले एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। सेक्शन नंबर 4 की हेडिंग यही है और इस सेक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस सेक्शन डिफाइंस और आउटलाइंस द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये सेक्शन इस पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का स्कोप आउटलाइन करता है, स्कोप बताता है कि इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ताकत क्या है, इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ये लिखना शुरू करो जरा मुख्तसर और आसान अल्फाज के अंदर। इनकम टैक्स shall be imposed for each tax year। लिखो, इनकम टैक्स shall be imposed for each tax year at the rates specified in first schedule, at the rates specified in first schedule on every person, on every person who has taxable income for the year। अच्छा, आप अगर कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन नंबर 4 कंपनीज एक्ट का स्कोप आउटलाइन करता है। सेक्शन नंबर 4 ही होता है आमतौर पर, कोई और भी सेक्शन हो सकता है, लेकिन सेक्शन नंबर 4। अब ये सेक्शन इतना ताकतवर सेक्शन है कि ये सेक्शन इस पूरे ऑर्डिनेंस को ये ताकत दे रहा है, ये अथॉरिटी दे रहा है, ये कुव्वत दे रहा है कि आप लगाओ टैक्स किस पर, हर पर्सन पर, किस पीरियड के लिए, हर टैक्स ईयर के लिए, किस रेट पर, उन रेट्स पर जो कि किधर स्पेसिफाइड है, फर्स्ट शेड्यूल में, किस इनकम पर, टैक्सेबल इनकम पर। कोई नहीं रोकेगा आपको, लगाओ कोड़े लगाओ, टैक्स के कोड़े लगाओ। सही है।
अच्छा, इस स्कोप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखने में आसान लग रही हैं लेकिन हैं काफ़ी डिटेल्ड। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। हमें नहीं पता टैक्स ईयर क्या होता है, यहीं से डिस्कशन शुरू होगा हमारा पहले हैंडआउट का डिस्कशन यहीं से शुरू हुआ है कि टैक्स ईयर क्या है। अभी हमें नहीं पता टैक्स ईयर क्या होता है। जब हमें टैक्स ईयर पता चलेगा तो हमें इस स्कोप के बारे में ये वाली जो बात है, ये वाला जो एंगल है वो हमें क्लियर होगा। एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, ये एक और हाइपर लिंक है। रेट्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में क्या रेट्स हैं? आपको जो मैंने रेट्स दिए हैं, रेट्स का पर्चा दिया है, वो फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हैं। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? वो फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों की भी आ रही है और रिकॉर्ड भी हो रहा है, से शुक्र। वो फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल इतना छोटा नहीं है, ये तो मैंने आपको वो दिए हैं जो आपके काम के रेट्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे रेट्स हैं, इंटरेस्ट के, डिविडेंड के, एडवांस टैक्स के, इधर के उधर के, इतना बड़ा शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल। सही है, बहुत सारे रेट्स हैं उसके। आपके काम का मैंने आपको दिया, लेकिन हमें पता है कि रेट्स किधर मेंशन्ड होते हैं, ये बात याद रहेगी। ऑन एवरी पर्सन, पर्सन के बारे में कुछ बात की थी मैंने, पर्सन के बारे में मैंने आपको बात की थी। पर्सन की एक डेफिनेशन है, पर्सन की एक डेफिनेशन है, और पर्सन की डेफिनेशन में 6 हैं या 7 लोग हैं। एक तो इंडिविजुअल है, एओपी है, एक कंपनी है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक फॉरेन गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट है, और एक है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कितने हुए? 7 हैं ये 7। लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट अभी आपके किसी काम की चीज़ें नहीं। आपके काम की 3 चीज़ें, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। डेफिनेशन में वो 7 नाम है, वो 7 नाम भी आपको याद करा देंगे, मतलब भी समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अभी हमारे काम के 3 लोग हैं। कौन? इंडिविजुअल, एओपी, आसान एग्जाम्पल इसकी पार्टनरशिप, और कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन भी बड़ी खतरनाक आएगी, इसी हैंडआउट में आ जाएगी। सही है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, देख के लग रहा मासूम है लेकिन इतना मासूम है नहीं। हु हैज टैक्सेबल इनकम। अब ये लफ्ज जितना मासूम लग रहा है ये उतना मासूम है नहीं। क्या ख्याल है? ये लफ्ज जितना मासूम लग रहा है ये उतना मासूम है नहीं। आपको पता है कि टैक्सेबल इनकम की जब बात आएगी तो 5 हेड्स ऑफ इनकम भी आ जाएंगे। ऐसा है या नहीं है? पांच हेड्स ऑफ इनकम भी आ जाएंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम को क्लिक करोगे तो सैलरी, आईएफपी, सीजी, आईएफओएस, बिजनेस इनकम खुल जाएगा। ऐसा है या नहीं है? फिर हर हेड को क्लिक करोगे तो उसकी 7 बातें खुल जाएंगी। तो ये तो इसका मतलब कि सर ये तो पूरा ऑर्डिनेंस ही हो गया। ये तो क्या हो गया? पूरा ऑर्डिनेंस ही हो गया। इसको कैलकुलेट करने में डिडक्टेबल अलाउंसेस भी आएंगे। ऐसा ही है। तो इसका मतलब कि सर ये स्कोप ऑफ द ऑर्डिनेंस, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान है नहीं, उतना सिंपल है नहीं। ये तो बेसिकली यूं कह दो आपके पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की समरी टाइप हो गई है कि जब इसको हम खोलेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे तो ये तो पूरे ऑर्डिनेंस बन जाएगा। बात समझ आती है? तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे टैक्स ईयर से, ठीक है? फिर हम डिडक्टेबल अलाउंसेस देखेंगे, टैक्स क्रेडिट्स देखेंगे, और उसके बाद फिर हम 5 हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी, आईएफपी, सीजी, आईएफओएस, बिजनेस इनकम, ये जब हम देख लेंगे तो हमारा इनकम टैक्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर हमारा सेल्स टैक्स का पोर्शन शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ इट विल गो। ठीक होगी बात? तो क्या हम अपना डिस्कशन शुरू करें टैक्स ईयर का? सब रेडी हैं? कब से रेडी बैठे हैं सर? आप नहीं आए उसे। अच्छा भाई, रब कर दूं? लिख लो जल्दी से। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ करे ना कि मैंने आपको कल कहा था कि मेरी क्लास सुबह नहीं होगी, आपको याद है? मैंने आपको कहा था टाइम चेंज है। तो अब अगर आप में से किसी की नज़र पड़ी थी कि मेरी क्लास सुबह लग गई है तो उसूलन आप लोगों में से मुझे बताना चाहिए था बच्चों को।
अच्छा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं टाइम टेबल तो देखता, अब जब एक दफ़ा फिक्स कर दिया मैंने, जब एक दफ़ा टाइम टेबल फिक्स कर दिया फिर तो मैं देखता भी नहीं हूँ कि टाइम टेबल में लगा क्या है। फिर तो एक चीज़ फिक्स हो गई ना, अब मैं रोज़ रोज़ क्या देखूँगा टाइम टेबल, क्यों देखूँगा टाइम टेबल? तो अब मैंने तो फिक्स कर दिया था। अब यही मिस ने मेरा बताना भूल गई। तो अगर आप में से आइंदा कभी भी ऐसा हो कि मैं कहूँ कि यार कल मेरी क्लास इतने बजे, और आप में से नज़र पड़ी टाइम टेबल पे कि किसी एरर भी हो सकता है, देखो इंसान है ना, इंसान से गलती हो सकती है। रोज़ रोज़ सुबह 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 लग रही थी, तो जुमेरात को भी उन्होंने मेरी सुबह लगा दी। तो मुझे मैसेज कर दिया करो आप लोग कि सर ये टाइम टेबल में तो आपकी क्लास इतने बजे लगी हुई है। तो ज़रा 2 4 5 6 बच्चों के मैसेज आएंगे तो मैं बोलूँगा अरे ये क्या हो गया, ओहो देख लूँ ज़रा मैं, समझ रहे हो बात को? तो कभी ऐसी चीज़ हो कि मैंने कुछ कहा और टाइम टेबल में कुछ लगा हुआ तो मुझे मैसेज कर दिया करो। जवाब भले मैं ना दूँ लेकिन एक्शन ले लूँगा उसके ऊपर। चलो कर दूँ, अब कर दूँ। बेटा बातें नहीं। अच्छा, टैक्स ईयर का डिस्कशन बड़ा आसान सा डिस्कशन है और बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी है। यहां से हमारा पहला हैंडआउट शुरू हो गया, हो जाएगा टैक्स ईयर। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेक्शन का रेफरेंस याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी मोटे मोटे सेक्शन का रेफरेंस आपको याद रह जाए तो उस पर गुना भी नहीं मिलेगा। अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। जितनी दफ़ा आप पढ़ोगे, जितनी दफ़ा आप देखोगे, आपको रेफरेंस याद हो जाना चाहिए। ठीक हो गई बात मोटे मोटे सेक्शंस का। अब अगर किसी को टैक्स ईयर का सेक्शन नंबर 74 याद रह जाएगा तो हम उसको बिल्कुल नहीं मारेंगे, ना डांटेंगे। सही है, अच्छी बात है। दूसरी बात, अब जो भी चीज़ शुरू हो रही है, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हैंडआउट्स के अंदर लिखी हुई है, लॉ लिखा हुआ है, थ्योरी लिखी हुई है, सवालात भी आएंगे। अभी हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे वो सब के सब प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे होंगे। तो बच्चे समझते हैं कि अगर हमने प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया तो हम चीते हो गए, चैंपियन हो गए। जी हो गए आप, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन ये जितनी बातें लिखी हुई हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई ही करनी है, ये थ्योरी में भी आ सकती है। सही है। मिसाल के तौर पर बहुत सिंपल सी बात बताऊं मैं, टैक्स क्रेडिट्स या डिडक्टेबल अलाउंस, या यही वाले इस चैप्टर के अंदर बहुत से कॉन्सेप्ट्स आएंगे। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। अब शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का सिनेरियो आए तो सिनेरियो में अप्लाई करना आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ लॉ लिखना है तो आप भूल रहे हो, ऐसा नहीं हो। टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, आपको पता तो है कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर निकालते कैसे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए 2 मार्क्स का व्हाट इज द ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, तो अब उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। आपने कहा सर आप डेट्स दे दें, हम निकाल के दिखा देंगे आपको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, लेकिन आप डेफिनेशन ना पूछें हमसे। मैंने कहा भाई क्यों, ऐसी कोई बात हुई, एग्रीमेंट हुआ है हमारा, ऐसा कोई ऐसी कोई एग्रीमेंट हुआ है हमारा कि पेपर में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं आ सकती सिर्फ अप्लाई करने? सर आज तक तो जितने भी सवाल आता है उसके अंदर यही हुआ कि हमें ईयर दे दिया, बोला इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर बताओ। अब ये तो गलत है ना कि एग्जामिनर कभी भी डेफिनेशन उठा के दे दे, ये तो उसूल के खिलाफ बात हो गई ना। इस तरह पेपर में एक दफ़ा आ गया डिफाइन रेंट, गलत बात है ना। इतनी सारी कैलकुलेशन हमें करना आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, हर तरह की कैलकुलेशन आप करा लें, 2 मिनट में करके दे देंगे। अब ये क्या बात हुई डिफाइन रेंट? हमने कहा रेंट की डेफिनेशन तो नहीं पूछनी चाहिए ना एग्जामिनर को, इतना हमारा गिरा हुआ लेवल थोड़ी है। हमने कहा आपका लेवल इससे भी ज़्यादा गिरा हुआ है कि आपको ये डेफिनेशन नहीं आ रही है, माजरत के साथ। ठीक होगी बात? तो ऐसा कोई एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारी एग्जामिनर के साथ कि आप ये देंगे और ये नहीं देंगे। जो चीज़ है वो चीज़ है, जो चीज़ कोर्स का पार्ट है वो चीज़ आ सकती है। जो चीज़ आपकी किताब में नहीं लिखी हुई होगी, मैंने डाली हुई होगी, मैं आपको बोलूँगा ठीक है मैंने समझाने के लिए आपको समझा दी है, आप इसको याद ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी किताब में नहीं लिखी हुई है, इसके आने के चांसेस ना होने के बराबर है। लेकिन जो चीज़ आपके कोर्स का पार्ट है और आपकी स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है, वो हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आती है नहीं आती है, आज जाए मेरी गारंटी नहीं भाई, मैं एग्जामिनर नहीं हूं, मैं पेपर नहीं बना रहा हूं।
अभी थोड़े 1-2 क्लासेस होंगी, सर क्या ये भी याद करना है, क्या ये भी याद करना है, क्या ये याद करना है सर? कैसा सवाल है यार ये सवाल कैसा है? याद करना है नहीं करना? भाई जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो याद करनी है आप। थ्योरी के अंदर लिखने को आ सकती है, आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन मैंने आपको बताया 60 मार्क्स का, 55, 60, 65 का भी आ जाता है, लेकिन बाकी क्या आती है? थ्योरी आती है। उस थ्योरी के अंदर अगर ये 2, 4, 5 मार्क्स की चीज़ पूछ ली गई और हर 3 अटेम्प्ट बाद 2 अटेम्प्ट बाद टैक्स ईयर के अंदर से थ्योरी का सवाल आता है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द टैक्स ईयर? टैक्स ईयर चेंज करने का प्रोसीजर क्या है? अब आपको सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती है, लेकिन चेंज इन टैक्स ईयर का प्रोसीजर आपको नहीं आता। 3 मार्क्स गए, और जिसको वो प्रोसीजर आता है उसके 3 मार्क्स जेब में आ गए, पूरे 3 मार्क्स। इतना आसान है। ठीक हो गई बात? तो हम आज से ये अपनी अप्रोच बनाएं कि हम किसी भी सब्जेक्ट को इसलिए नहीं पढ़ रहे कि उसकी चीज़ें हमने छोड़नी है, हमने स्किप करनी है। हम अपने लिए चॉइस पहले से छोड़ करना चाहें, हम सब करके जाएं। फिर एग्जाम का पेपर आ गया, अब हमें कोई चीज़ नहीं आ रही, चलो छोड़ दिया। अभी से चॉइसेस छोड़ के जाओगे तो क्या होगा? बात समझ आ रही है? वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 100%। अभी से ये नियत बनाओ। जो अभी से सिलेक्टिव प्रिपरेशन करने का आदी होता है ना, चलो टैक्स तो पास हो जाएगा, और भी पेपर हो सकते हैं शुरू वाले पास हो जाए, लेकिन आगे के पेपर इतने मुश्किल हैं कि आप इस अप्रोच के साथ आगे सस्टेन नहीं कर सकते। तो जब ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है, सो व्हाई टू अडॉप्ट दिस अप्रोच इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? आर यू गेटिंग दिस? सब पढ़ेंगे, सब तैयारी करेंगे। टैक्स ईयर के ऊपर आने से पहले हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ ईयर्स कौन कौन से हैं जो हमारे जहनों में हैं और उसका मतलब क्या है, ताकि ये सारे ईयर्स गुडमुड ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए। सबसे पहले कैलेंडर ईयर। फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, टैक्स ईयर। और कोई ईयर का लफ्ज आपके जहन में आता है? हाँ, वो रिपोर्टिंग ईयर, वही अकाउंटिंग ईयर। नहीं नहीं, अभी वो तो पढ़ेंगे ना यार। लीप ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मुसलमानों का इस्लामिक कैलेंडर ईयर। ठीक है, आमतौर पर ये वाले लफ्ज़ हैं जो हम सुनने को मिलते हैं। ठीक है, मैं कोशिश मेरी होती है कि हर चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट बड़े क्रिस्टल क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे तो चलने में मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? कैलेंडर ईयर बहुत सिंपल है। कैलेंडर ईयर हम कहते हैं हमारा जो कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो जनवरी से लेकर दिसंबर, 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। अगर मैं कहूँ कैलेंडर ईयर, तो आपको ये बताना चाहिए कि मैं कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ। कैलेंडर ईयर 2024 कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 पे ख़त्म होगा। ये क्या रहेगा? कैलेंडर ईयर 2024। सिंपल है। फिस्कल ईयर किसको बोलते हैं? फिस्कल ईयर कहते हैं कंट्री के जो इकोनॉमी का साल होता है, इकोनॉमिक ईयर होता है। ठीक है, फ्रॉम कंट्री या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो आपका साल होता है, ये साल हमारा शुरू होता है 1 जुलाई से और ख़त्म होता है 30 जून पर। आपने देखा होगा बजट भी बनता है। बजट भी बनता है तो कौन से साल का बनता है? 1 जुलाई से अगले, आज मैं अगर खड़ा हुआ हूँ 30 जून 2023 पर, आज अगर मैं खड़ा हुआ हूँ 30 जून 2023 में, 15 जून को खड़ा हुआ हूँ, 15 जून को खड़ा होकर मैं मुल्क का बजट बना रहा हूँ, तो वो बजट बनेगा अगले फाइनेंशियल ईयर का, 1 जून 2024 से लेकर 30 जून 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का बजट बनेगा। ठीक है, जुलाई से जून का बजट बनता है, जुलाई से जून का बजट बनता है। कंट्री की जीडीपी,
कंट्री के इन्फ्लेशन रेट्स, सीपीआई इन्फ्लेशन, ये वो सारी बातें, ये किस ईयर के पर्सपेक्टिव से की जाती हैं? 1 जुलाई से 30 जून, ये वाला साइकिल चलता है हमारा, इकोनॉमिक साइकिल चलता है, इसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं। कंट्री के इकोनॉमी के हिसाब से फिस्कल ईयर की बात होती है। फाइनेंशियल ईयर की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर भी टैक्स की दुनिया में, फाइनेंशियल ईयर भी इसी को कहते हैं, टैक्स की दुनिया में फाइनेंशियल ईयर भी इसी को कहते हैं कि कंट्री का फाइनेंशियल ईयर, कंट्री के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। ठीक हो गई बात? टैक्स की दुनिया में। और अगर वैसे आप बात करोगे, लेमैन लैंग्वेज के अंदर बात करोगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करोगे, तो फिर फाइनेंशियल ईयर जो भी कंपनी का रिपोर्टिंग ईयर है, ठीक है। लेकिन टैक्स की दुनिया में जब हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो टैक्स की दुनिया में फाइनेंशियल ईयर से मुराद होती है हमारा 1 जुलाई से 30 जून। लूजली स्ट्रक्चर्ड वे में हम फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर के जुमरे में भी इस्तेमाल करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट लॉज के अंदर आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल ईयर, कॉर्पोरेट लॉज के अंदर भी फाइनेंशियल ईयर आपको मिलेगा। वो फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर को ही रेफर कर रहा होता है, वो फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर को रेफर कर रहा होता है। लेकिन हम चूंकि टैक्स पढ़ रहे हैं, हम चूंकि टैक्स की दुनिया में सांस ले रहे हैं, तो जब फाइनेंशियल ईयर का जिक्र आएगा तो हम उससे क्या मुराद लेंगे? जो कि 1 जुलाई से 30 जून तक का साल होता है। हम इससे मुराद अकाउंटिंग ईयर वाला ईयर नहीं लेंगे। ये बातें क्लियर हो रही हैं सबको? अब अकाउंटिंग ईयर किसको बोलते हैं? सर अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ईयर होता है, रिपोर्टिंग ईयर, रिपोर्टिंग पीरियड। फ्रॉम अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर्सपेक्टिव। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग ईयर है किसी कंपनी का 1 दिसंबर लिखा मैंने, 1 जनवरी से 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर, इसे हम क्या कहेंगे? ये कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है। अकाउंटिंग ईयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर पे ख़त्म हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर 2023। ठीक हो गई बात? क्लियर है? सिंपल। और टैक्स ईयर किसको कहते हैं वो तो अभी हम पढ़ेंगे, किसको कहते हैं टैक्स ईयर। क्या ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी समझ आ गई हैं? ये इसलिए मैंने रिकैप करा दी है, रिकॉल करा दी, ताकि टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। क्लियर है सबको? रब कर दूं? अच्छा चलो रब नहीं करता, यहीं से शुरू कर देते हैं। टैक्स ईयर सेक्शन नंबर 74 कहता है, पढ़ो हैंड आउट। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर्स एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 74। सेक्शन 74 में 3 तरह के टैक्स ईयर्स आते हैं। ज़बरदस्ती के कुछ लोग 1-2 टैक्स ईयर और भी निकाल लेते हैं, वो आगे के सेक्शंस के अंदर आते हैं, लेकिन अभी उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं उन टैक्स ईयर्स की जो किस सेक्शन में आ रहे हैं? सेक्शन 74 में। 3 तरह के टैक्स ईयर्स होते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बहुत अच्छी बात है, लिख लेते हैं इधर। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर किसको बोलते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात, टैक्स ईयर की जरूरत क्यों पेश आई? हम कंपनी की जो अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग ईयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कोई बता सकता है? किसके लिए?
हाँ, तो ईयर क्यों इंपॉर्टेंट होता है सर? ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें ये पता लगे एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही। मैं अगर बोल दूं कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 100 मिलियन का, इज दिस इंफॉर्मेशन कंप्लीट? नहीं। आप कहेंगे सर ये 1 महीने में किया है, 6 महीने में किया है, 1 साल में किया है, 10 साल में किया है, और अगर 1 साल में किया है तो किस डेट से किस डेट के दरमियान किया है? इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने में ईयर का, पीरियड का डेफिनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल है? प्लस सर कंपेरेबिलिटी भी तो आती है। मैं एक कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से एक स्पेसिफिक पीरियड की कंपेयर कर सकता हूं, जैन टू दिसंबर, इसकी रेशियोज की कैलकुलेशन और 10 चीजें। तो सर इसका मतलब कोई भी इनकम की डिटर्मिनेशन किसी स्पेसिफिक पीरियड के हिसाब से होती है। क्या ख्याल है? हम अपने घर का बजट भी बनाते हैं, सर इस महीने हमारे अब्बा की इनकम इतनी आएगी तो घर का बजट इस हिसाब से चलना चाहिए। या मैं अगर अपनी फर्म की परफॉर्मेंस देखना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा यार 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मेरी परफॉर्मेंस कितनी है फर्म की, वो मैं पिछले साल की उसी पीरियड से कंपेयर करूँगा। और हो सकता है किसी दूसरे फर्म की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर करूँ उसी पीरियड की, कि यार दूसरी फर्म तो इतना कमा रही है, मेरी फर्म इस पीरियड में इतना क्यों कमा रही है, कम क्यों कमा रही है, मिसाल दे रहा हूँ। तो इसके तो बड़े एडवांटेजेस हैं। विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड नो मीनिंगफुल पिक्चर कैन बी प्रेजेंटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के लिए हमें पीरियड चाहिए इनकम निकालने के लिए, तो क्या ख्याल है, क्या टैक्स की दुनिया में हमें पीरियड की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। सर हमें तो निकालना ही यही है कि किस बंदे ने कितनी इनकम कमाई। आपने कितनी इनकम कमाई? सर कब से कब तक की इनकम की बात कर रहे हैं आप? हमें तो नहीं पता लग रहा। आपने कितनी इनकम कमाई? सर हमने तो इनकम कमाई 10,000 रुपए। मैं आपकी एक दिन की इनकम थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं 1 जुलाई से 30 जून तक की इनकम कितनी है आपकी, मिसाल के तौर पर। आर यू गेटिंग दिस? सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है? तो अगर मैं किसी से पूछूं, मिसाल के तौर पर कोई मुझसे पूछे मुनीर साहब आपने नॉर्मल टैक्स ईयर, आपका जो नॉर्मल टैक्स ईयर है उसमें आपने कितनी इनकम कमाई, आपका जो नॉर्मल टैक्स ईयर है उसमें आपने कितनी इनकम कमाई, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि वो मुझसे पूछ रहा है कि मुनीर साहब आपने 1 जुलाई से 30 जून तक कितनी इनकम कमाई। टैक्स वाला मुझसे पूछ रहा है टैक्स की जुबान में, मुनीर साहब आपने नॉर्मल टैक्स ईयर में कितनी इनकम कमाई। तो जो नॉर्मल टैक्स ईयर का पीरियड होता है वो वही पीरियड होता है जो फिस्कल ईयर वाला पीरियड होता है। चूंकि ये इससे कॉरेस्पॉन्ड करता है इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, बिकॉज इट्स नॉर्मल। एंड नॉर्मल टैक्स ईयर तकरीबन ज्यादातर लोगों पे कौन सा अप्लाई हो रहा होगा? नॉर्मल वाला। ज्यादातर लोग किस एम्बेट में फॉल कर रहे होंगे? नॉर्मल वाले में फॉल कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि देखो हमें तो कंपनी की जीडीपी भी जुलाई से जून निकालनी है। हमने कितना टैक्स कलेक्शन किया जुलाई से जून, लोगों ने कितनी इनकम कमाई जुलाई से जून। तो जब हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ईयर ही जुलाई से जून चल रहा है तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोगों की इनकम भी हम जुलाई से जून ही पूछेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उनसे उसी इनकम पर क्या भी लेंगे? टैक्स भी लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉर्मल टैक्स ईयर। आप लोगों को सब पर भी नॉर्मल टैक्स ईयर एप्लीकेबल है, मुझ पर भी नॉर्मल टैक्स ईयर एप्लीकेबल है, मेरी फर्म पर भी नॉर्मल टैक्स ईयर एप्लीकेबल है। तो सर क्या सब पर नॉर्मल टैक्स ईयर एप्लीकेबल होता है? हमने कहा नहीं, सब पर नॉर्मल टैक्स ईयर एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ पर कौन सा भी एप्लीकेबल होता है? स्पेशल टैक्स ईयर। ये किस पर एप्लीकेबल होता है उस पर आते हैं। पहले जरा नॉर्मल को तरीके से एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम स्पेशल पर भी आएंगे। तो सर नॉर्मल टैक्स ईयर का पीरियड कब से शुरू होता है जरा बता दो? 1 जुलाई से। और कब खत्म होता है? 30 जून पे खत्म होता है। जबरदस्त बात हो गई। अच्छा भाई, 1 जुलाई 2023 30 जून
1 जुलाई 2023, 30 जून 2024। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये एक नॉर्मल टैक्स ईयर है? जी सर ये एक नॉर्मल टैक्स ईयर है। जबरदस्त बात हो गई, बड़ी कीमती बात बताई आपने। अब होता क्या है, मैंने बताया कि कंपनी का फिस्कल ईयर भी कैसे चलता है, 1 जुलाई से 30 जून। इसका मतलब है कि सर कंट्री का भी हिसाब किताब, कंट्री के भी एक्सपेंसेस, कंट्री की भी इनकम, कंट्री का भी बजट इसी साल के हिसाब से बनता होगा। और हमने देखा सर बनता भी ऐसा ही है। हर साल हुकूमत जून के महीने में एक बजट अनाउंस करती है। क्या अनाउंस करती है? बजट अनाउंस करती है। जैसे हमारे घर का बजट होता है, मैंने इसकी आपको पूरी डिटेल भी बता चुका हूं मैं, बजट, एक्सपेंसेस, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अब्बा मिसाल के तौर पर महीने की इनकम कमा रहे हैं 1.5 लाख रुपए, तो बजट बनेगा ना। बजट महीने से पहले बन जाएगा। अम्मा बजट बना लेंगी महीने से पहले, भाई 1.5 लाख रुपए में इतने दिन गोश्त आएगा, इतने दिन सब्जी पकेगी, इसमें बच्चों की स्कूल की फीस भी निकलेगी, बिजली का खर्चा भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, सब निकलेगा। बजट पहले से बन जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, महीने के आखिर में पहुंचते पहुंचते पैसे शॉर्ट हो जाते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो फिर आपने कभी अम्मा को सुना होगा, बस बेटा थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है, अभी महीने का इख्तिताम है, हाथ टाइट है अभी जब अब्बा को सैलरी मिलेगी अगले महीने की तो फिर बात करना, अभी नहीं दे रहे 5,000 रुपये आपको पिकनिक के लिए। कभी ऐसा सुनने को मिल सकता है आपको। समझ आ रही बात? बजट बनाना तो कंट्री का भी बजट बनता है। कंट्री का बजट कब से कब तक का बनता है? 1 जुलाई से 30 जून का। सर कहां बनता है, कब बनता है? ये जो जून का महीना होता है ना, ये वाला, ये जुलाई से तो साल शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो जून का महीना होता है ना, जून 2023, इसके अंदर जो एक्टिंग गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट में होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है नेशनल असेंबली में। इतने खर्चे होंगे, इतनी सैलरी होंगी, इतने हम तरक्याती काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके लिए हमें इतने पैसे चाहिए होंगे, इतने पैसे चाहिए होंगे, इस साल में इतने पैसे चाहिए होंगे, 100 ट्रिलियन चाहिए होंगे, इसमें से 60 ट्रिलियन हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। अच्छा भाई कैसे टैक्स कलेक्ट करोगे? इतना इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे, इतना सेल टैक्स करेंगे, इतना ये करेंगे, इतना वो करेंगे। अरे भाई इतना इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे? इस साल तुम, मिसाल ले रहा हूँ, इस साल तुम 40 ट्रिलियन कैसे कलेक्ट करोगे? पिछली दफ़ा तो 20 हुआ था, हम ये टैक्स इस दफ़ा मजीद लगा देंगे, ये और लगा देंगे, ये सैलरी वाले के ऊपर और बढ़ा देंगे, ये डिविडेंड के ऊपर और बढ़ा देंगे। पहले बोनस शेयर पे टैक्स नहीं था, इस दफ़ा लगा देंगे। इस दफ़ा लग गया बोनस शेयर पे टैक्स, जो आप लोग पढ़ेंगे, ये नई चीज़ आएगी। बोनस शेयर पे टैक्स लगा देंगे। ओहो अच्छा, ये मेजर्स आप ले रहे हैं जिसकी वजह से टैक्स की कलेक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि जो पिछला वाला लॉ था वो आप चेंज कर रहे हैं? जी चेंज कर। तो पहले प्रेजेंट होता है बजट बिल, पहले क्या प्रेजेंट होता है? फाइनेंस बिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल या बजट प्रेजेंट होता है। फिर वो बिल अप्रूव हो जाता है, नेशनल असेंबली वगैरह से सबसे अप्रूव हो जाता है। अप्रूव हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये अब लॉ बन गया। जो भी चेंजेस हुई कि ये टैक्स का रेट बढ़ा दो, मिसाल के तौर पर, अरे भाई पिछले साल तो टैक्स की कलेक्शन 20 ट्रिलियन थी, आप बोल रहे हो इस दफा 50 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? भाई हमने प्रॉपर्टी के ऊपर एडवांस टैक्स बढ़ा दिया, पहले 2 था अब 3 कर दिया। नॉन फाइलर पर टैक्स बढ़ा दिया, 5 था 7 कर दिया। कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ा दिया, कुछ भी था मिसाल के तौर पर 29 था 31 कर दिया। हुआ नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, 29 ही है। हमने सुपर टैक्स पहले कुछ कैटेगरी पर नहीं था, उस पर भी लगा दिया। तो ये जो चीजें चेंजेस आई हैं लॉ में, ये किसके थ्रू आती हैं? ये आती हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू। लॉ में चेंजेस आ जाती है। लॉ अपनी जगह, फाइनेंस एक्ट आएगा, उसमें चेंजेस ले आएगा। एक पर्चा आएगा, वो लॉ के अंदर चेंजेस ले आएगा, रेट्स में चेंजेस ले आएगा, कुछ सेक्शंस बढ़ जाएंगे, कुछ सेक्शंस कम हो जाएंगे। तो जो एग्जिस्टिंग लॉ होगा उसमें चेंजेस ले आएगा। कौन ले आएगा? फाइनेंस एक्ट ले आएगा। फाइनेंस एक्ट को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है उस ईयर के हिसाब से जिस ईयर में ये फाइनेंस एक्ट प्रेजेंट किया जाता है। तो ये फाइनेंस एक्ट किस ईयर में अप्रूव हुआ? 2023। तो हम इसको कहेंगे फाइनेंस एक्ट 2023। फाइनेंस एक्ट 2023। बात समझ आती है? इधर तक सबको समझ आती है बात?
क्या कहेंगे? फाइनेंस एक्ट 2023। अब आओ इस नॉर्मल टैक्स ईयर पर। इसका मतलब कि ये फाइनेंस एक्ट 2023 की चेंजेस एप्लीकेबल होंगी किस टैक्स ईयर पे? 1 जुलाई से 30 जून 24। 1 जुलाई से 30 जून 24 इस वाले साल पर ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगी, ये वाला लॉ एप्लीकेबल होगा। यानी आप जिस ईयर में पेपर दे रहे हो, आप जिस ईयर का पेपर दे रहे हो, उस पर कौन सा वाला लॉ एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2023 वाला लॉ एप्लीकेबल होगा। क्लियर होती है बात? इस नॉर्मल टैक्स ईयर को क्या नाम दें? सर इस नॉर्मल टैक्स ईयर को 23 बोलें, इस नॉर्मल टैक्स ईयर को 24 बोलें, इसको नाम क्या दें? पता तो चल गया है, ये 12 महीने का, शुरू होता 1 जुलाई से, खत्म होता 31 जून पर, और इस साल में फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस नॉर्मल टैक्स ईयर का खुद का नाम क्या है? हमने कहा इसका नाम रखा जाएगा उस ईयर के रेफरेंस से जिसमें ये वाला साल खत्म हो रहा है। तो क्या नाम दूं उसको मैं? टैक्स ईयर 2024। तो मैं अगर आपसे पूछूं टैक्स ईयर 2024 पे कौन सा वाला फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? 2023 वाला। जिसका भी टैक्स ईयर 2024 की बात होगी, जिसकी भी टैक्स ईयर 2024 की बात होगी, उस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? 23 वाला। आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए ये ईयर डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। ईयर डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। कोई बंदा पूछेगा भाई मेरा टैक्स मुझे बता दो कितना बनेगा? अरे भाई कौन से साल का टैक्स, कौन से साल का टैक्स कितना बनेगा? भाई मेरी सैलरी 1 जुलाई से 30 जून 2022 तक जो मैंने सैलरी अर्न की उस पर टैक्स कितना बनेगा? अरे बोला भाई आपने जो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 में जो आपने सैलरी अर्न की, इसका मतलब ये था टैक्स ईयर 2022, जिस पे फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? 2021 है ना। 2021 वाले फाइनेंस एक्ट के हिसाब से ये रेट बनता है, ये अप्लाई होगा। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब फाइनेंस एक्ट 2023 विल बी एप्लीकेबल ऑन टैक्स ईयर 2024। सिंपल है। अब फाइनेंस एक्ट के अंदर हर साल जब लॉ बजट नया बजट आता है, गवर्नमेंट नया बजट प्रेजेंट करती है, जाहिर सी बात है अपने टारगेट्स बढ़ा देती है अपनी एफिशिएंसी झाड़ने के लिए। कि पिछली गवर्नमेंट ने पिछले साल में हमने टैक्स की कलेक्शन की थी मिसाल के तौर पर 100 या 60 की थी, तो इस दफ़ा हम 70 करेंगे, इस दफ़ा हम 80 करेंगे। तो वो नए नए लॉज ले आते हैं, नए नए रेट्स बढ़ा देते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ बेनिफिट देते हैं, कुछ मज़ीद टैक्सेस लगा देते हैं। तो इस हिसाब से वो अपना बजट प्रेजेंट करते हैं। तो सर क्या वो बजट मीट भी हो पाता है? क्या वो टारगेट्स मीट हो पाते हैं? आम तौर पर नो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि टारगेट्स एग्जैजरेटेड होते हैं। ये ऐसा ही है कि आपने टारगेट किया सीए की कैफ की पढ़ाई शुरू हो रही थी, मैं तो दिन और रात पढ़ूंगा, दिन में भी पढ़ूंगा रात में भी पढ़ूंगा, दिन रात पढ़ूंगा। अम्मा अब्बा बोला दिन रात पढ़ूंगा, मैं पढ़ते हुए नजर ही नहीं आ रहे। अम्मा अब्बा बोल रहे आपने बोला तो दिन रात पढ़ोगे? मैंने बोला हाँ, दिन में भी 1 घंटा पढ़ो, रात में भी 1 घंटा पढ़ो, दिन और रात पढ़ो। बात समझ आ रही? तो टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, शॉर्टफॉल रह जाता है, जिसकी वजह से फिर मज़ीद लोन, मज़ीद IMF के लोन, मज़ीद दूसरी कंट्रीज से लोन, ये सारी चीज़ें फिर ये कॉमन है। ठीक है, ये आपके पास आपके सामने ऑब्जर्वेशन में आपके आते हैं ये चीज़ें। सही है बेटा? अच्छा, तो क्या नॉर्मल टैक्स ईयर समझ आ गया? आओ पढ़ भी लेते हैं, आओ पढ़ भी लेते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। पेज नंबर 2 नहीं, आपके पास तो हैंड आउट है ना, हैंड आउट नंबर भी क्या है? हैंड आउट में भी जो चैप्टर है आपका 2 है, और जो किताब आएगी उसमें भी 2 ही होगा। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों का पीरियड होगा। तो नॉर्मल टैक्स ईयर में हमेशा कितने महीने होंगे? 12 महीने होंगे, एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून। तो जो स्टार्ट हो रहा होगा 1 जुलाई से और एंड हो रहा होगा 30th जून पे। एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। ठीक है, किस साल से इसको मंसूब किया जाएगा, किस ईयर से इसको मंसूब किया जाएगा? हमने कहा सर ये देख लें कि इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स, जिसमें इसका ईयर एंड फॉल कर रहा है, जिसमें 30th जून वाली डेट जो फॉल कर रही है। तो इसका मतलब
इस नॉर्मल टैक्स ईयर को क्या नाम देंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर 2024। फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2000, क्या लिखा हुआ है आपके पास? 24। फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2024 द टैक्स ईयर शैल बी 2024। ये बात सबको क्लियर होती है? गुड। तो क्या सबका टैक्स ईयर नॉर्मल है? नहीं, सबका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं है। कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरीज है? स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं जिनका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं है। हम कहते हैं उनका है स्पेशल टैक्स ईयर। उनका क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर। इसका मतलब कि सर नॉर्मल टैक्स ईयर अगर 30 जून को खत्म हो रहा है, इसका मतलब स्पेशल, एक बात तो तय है कि स्पेशल टैक्स ईयर वो होगा जो 30 जून के अलावा कभी भी खत्म होगा, जो 30 जून पे खत्म नहीं होगा। हो सकता है वो 31 जुलाई पे खत्म हो रहा हो, 31 अगस्त पे हो रहा हो, 30 सितंबर पे हो रहा हो, 31 अक्टूबर पे हो रहा हो, लेकिन वो 30 जून पे नहीं होगा। क्योंकि अगर 30 जून पर हो रहा है तो फिर नॉर्मल हो गया ना, पहले जुलाई से 30 जून। 30 जून के अलावा कभी भी होगा तो कितना आसान है। आप पढ़ लेते हैं इसको। एनी इनकम ईयर, कोई भी इनकम ईयर, ब्रैकेट में लिख दो ऑफ 12 मंथ्स भी लिख दो, ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग अदर देन 30th जून। ये भी 12 महीनों का ही साल होगा, ये भी 12 महीनों का ही साल होगा। अभी से कहां से खत्म कर दे भाई? हाँ सही चल रही है, 11:15 पे खत्म होगी। बहुत नाराज हूं दोनों हो सर। 11:30 पे सर उमर गांधी जब आए तो मुझे बता देना। आ गए? नहीं कैंसिल नहीं हुई होगी। अभी इसके बाद किसकी है? इसके बाद अभी किसी की भी नहीं है इस क्लास में। बस ठीक। अच्छा भाई, तो कहाँ था मैं? स्पेशल टैक्स ईयर। ये भी 12 महीने का साल होता है, लेकिन ये 12 महीनों का साल 30 जून पे खत्म नहीं हो रहा होगा, किसी और डेट पे खत्म हो रहा होगा। क्यों? इस पे आते हैं, बाद में बात करते हैं, क्यों पे बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ट्रीटमेंट देखते हैं। अच्छा भाई, इसका अभी ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे, कर दो रब। तो नॉर्मल टैक्स ईयर तो हमने, हाँ ये वाला मिटा रहा हूँ। तो नॉर्मल टैक्स ईयर का डिस्कशन हमारा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं जरा स्पेशल टैक्स ईयर की। स्पेशल टैक्स ईयर, सुन लो मेरे बच्चों, बातें नहीं होंगी। स्पेशल टैक्स ईयर से मुराद वो टैक्स ईयर जो 30 जून के अलावा कभी खत्म हो रहा है। सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल है हमारे पास बैंक्स की। किसकी एग्जांपल है? बैंक्स की। बैंक्स का फाइनेंशियल ईयर, बैंक्स का टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। फॉर एग्जांपल लेट से 1 जनवरी 2022 और ख़त्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2022। ठीक है। इसका मतलब कि सर इनका जो ईयर है वो 30 जून पे ख़त्म नहीं हो रहा। ये लोग अपना हिसाब किताब कब से कब तक कर रहे हैं? 1 जनवरी से कर रहे हैं और 31 दिसंबर तक कर रहे हैं अपना हिसाब किताब। ठीक है। और आमतौर पर ग्लोबली भी यही पीरियड चलता है बैंक्स का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। तो टैक्स ईयर भी इनका इसी हिसाब से इन्हीं डेट्स के ऊपर फिक्स होता है। ठीक है। इसका मतलब कि सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है, ये है स्पेशल टैक्स ईयर जो 30 जून पे ख़त्म नहीं हो रहा। इनका हिसाब किताब 1 जनवरी से बनेगा और कब तक बनेगा? 31 दिसंबर तक बनेगा। मसला सर इसको नाम क्या दें? स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर तो बोल दिया हमने, लेकिन हमने नॉर्मल टैक्स ईयर भी बोला था। तो टैक्स ईयर के साथ हमने क्या लगाया था? नंबर लगाया था ना, कोई नंबर लगाया था। टैक्स ईयर 2024 लगाया था। और उस 24 लगाने से हमें क्या पता लगा था?
कि ये एंड तो 24 में हो रहा है वो तो पता चल गया, वो एक अलग बात थी। हमने ये देखा था कि जब इसका ये वाला साल 24 है तो इस पर रेट्स और लॉ कौन सा एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 23। ये असल काम की बात थी। अगर टैक्स ईयर हम बोल दें 2024 तो उसके ऊपर कौन से वाले टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे? फाइनेंस एक्ट 2023 वाले। आर यू गेटिंग दिस? अब आ जाओ इधर। तो इसको हम नाम क्या दें? हमने कहा अभी देखते हैं। स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 जनवरी 2022 से। ख़त्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 से। तो सर इसको हमने कह दिया स्पेशल टैक्स ईयर। नाम क्या दें इसको? हम नाम क्या दें? हमने कहा सर नाम देने के लिए पहले तो कन्फ्यूजन थी। इधर 23 लिखा हुआ था, इधर 24 लिखा हुआ था। नाम देने की बारी आई तो दोनों में मुकाबला हुआ। हमने कहा रेसलिंग करा लेते हैं, जो जीता उसका नाम आ जाएगा। दोनों का मुकाबला हुआ, फिर हमने कहा 24 जीत गया, 24 का नाम लिख दो। अब सर इधर भी 22 लिखा हुआ है, इधर भी 22 लिखा हुआ है, तो हमने अब करना क्या है? हमने कहा करना ये है कि ये स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा 2023। ऐसा क्यों होगा? इसका पहले तो उसूल समझ लो। स्पेशल टैक्स ईयर निकालने का तरीका और उसूल ये है कि ये चेक करो कि इसका जो एंड है वो किस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है। इसका जो एंड है वो किस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है। हमने कहा नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन बना लेते हैं। एक नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है यहां से, पहली जुलाई 21 से 30 जून 22। ये कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर है? हमने कहा सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर है 2022। इधर से दूसरा वाला नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू हो गया, जो कहां से शुरू हुआ? हमने कहा सर ये शुरू हुआ 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। इसका नाम क्या था? नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। अब जरा देखते हैं कि इसका एंड किस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। हमने कहा सर इसका जो ईयर एंड है वो नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 के बैंड में फॉल कर रहा है। हमने कहा अब इसी के रेफरेंस से ये साल का रेफरेंस आएगा। क्या ये बात आपको याद रही? स्पेशल टैक्स ईयर 2023। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इधर कहीं जून के महीने में फाइनेंस एक्ट आया होगा, इधर कहीं आया होगा फाइनेंस एक्ट 2022। मिसाल ले रहा हूं मैं, बैंक के ऊपर टैक्स का रेट चल रहा था 30%। मिसाल ले रहा हूं, कौन से फाइनेंस एक्ट में? फाइनेंस एक्ट 2021 में। इधर आया फाइनेंस एक्ट 2022 और फाइनेंस एक्ट 2022 ने 35% कर दिया। कितना कर दिया? 35%। अब ये बैंक अपने पूरे साल का P&L बना रहा और पूरे साल का इसने जो P&L बनाया इसका प्रॉफिट आया $20 मिलियन। कौन सा वाला टैक्स रेट लगेगा?
मैं पहले ही बहुत खोल खोल के बयान कर चुका हूं कि पहले हमने ये देख लिया कि ये टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर कौन सा है, तो फाइनेंस एक्ट कौन सा लगा, तो ये टैक्स ईयर कौन सा है, तो इस फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, 22, एक कम, सिंपल। टैक्स ईयर है 23, तो फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, फाइनेंस एक्ट 22 के अंदर अगर रेट का चेंज आया है तो वो रिवाइज्ड रेट एप्लीकेबल होगा फॉर द टैक्स ईयर 2023। आर यू गेटिंग दिस? क्यों टैक्स ईयर का डिटरमिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता लगा आपको? हिसाब किताब आउट नहीं होगा ना, हिसाब किताब इसमें आउट क्यों होगा? ये तो इनकम है ना। मिसाल ले रहा हूं मैं, पहले रेट था कुछ और 30 था, 30 के हिसाब से एडवांस टैक्स दे दिया हमने, बाद में रेट बढ़ गया, अब ज्यादा दे दो, जो बच गया वो भी दे दो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बात समझ आ रही है भाई? मिसाल ले रहा हूं, आपने नहीं, किसी भी एक स्टूडेंट ने मिसाल के तौर पर पिछली अटेम्प्ट में कैफ 2 का 1-2 महीने पढ़ा, रिजल्ट खराब आया, पीआरसी का ड्रॉप कर दिया। अब पिछले अटेम्प्ट में मिसाल के तौर पर कैफ 2 की फीस थी 20,000, उसने 20,000 रुपए के हिसाब से अपनी फीस दे दी थी, 10,000 रुपीज एडवांस, फीस हो गई उसकी फ्रीज। अगले बैच में आया, कैफ 2 की फीस कितनी है? इंस्टीट्यूट ने बोला 25,000 रुपए। अरे ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो आप कर ही नहीं सकते, तो बहुत टेक्निकल चीज कर दिया आप लोगों ने, रेट चेंज कर दिया। हमने कहा ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, जिसने रेट चेंज किया वो बोलेगा आप हम पे छोड़ दो, मान लाओ बस आप। गवर्नमेंट बोलेगी यार आप टैक्स दो 35%। एडवांस टैक्स पिछली, जब तक बिल नहीं आया, जब तक फाइनेंस बिल नहीं आया, जब तक फाइनेंस एक्ट नहीं आया, ठीक है पुराने वाले रेट्स के हिसाब से विदहोल्डिंग हो रही है, एडवांस टैक्स हो रहा है, लेकिन जब फाइनेंस एक्ट आ गया तो अब आगे की चीजें भी नए रेट के हिसाब से, और जो कमी कोताही बेशी रह गई होगी वो भी एंड में वॉलेंट्री बेसिस पे तो हम ले ही लेंगे जो शॉर्टेज होगी, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। लेकिन एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, सबसे पहले ये तय करो कि टैक्स ईयर कौन सा है। तय हो गया जी, तय हो गया सर, स्पेशल टैक्स ईयर 2023। इस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? 22। दैट्स इट, सिंपल। कीप थिंग्स सिंपल, रिमेंबर सिंपल, ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं। और लॉजिकल भी है। क्यों लॉजिकल है? क्योंकि जब इसका हिसाब किताब बन रहा है, तब ये वाला एक्ट एप्लीकेबल है, तो जो रिवाइज्ड लॉ एप्लीकेबल है उसके हिसाब से होगा। आर यू गेटिंग दिस? अब इसको मैं बिल्कुल ही बच्चों वाली एग्जांपल से समझाता हूं, माइंड नहीं करना। मिसाल के तौर पर एक बंदा है 1 साल से चोरी का प्लान कर रहा है, उसने बोला, मिसाल ले रहा हूं मैं, उसने बोला यार पीडीएम की हुकूमत है, चोरी की सजा क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जेल। 1 साल से 11 महीनों से चोरी की प्लानिंग कर रहा है, पीडीएम की हुकूमत खत्म हो गई, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। केयर टेकर गवर्नमेंट जैसे है, उसने बोला चोरी की सजा है हाथ काटना। 1 महीने केयर टेकर हुकूमत रही और आपने फिर चोरी कर ली, सजा कौन सी एप्लीकेबल होगी? अरे यार 1 साल से चोरी की प्लानिंग कर रहा हूं, 11 महीने तो वो वाली सजा थी ना, 1 महीना जेल। अभी तो मैंने चोरी की है और आपका लॉ भी अभी कल ही आया है, ये हाथ थोड़ी काटेंगे आप। मैंने बोला भाई जब लॉ आ गया, इनएक्ट हो गया, एप्लीकेबल हो गया, नाउ दिस इज एप्लीकेबल ऑन यू, चॉपिंग ऑफ हैंड्स। याद रहेगी बात? याद रहेगी? आसान मिसालें हमें बहुत चीजें समझा देती हैं और सिखा देती हैं। तो हमने कहा लॉ आ गया, रिवाइज लॉ आ गया, चेंज हो गया, रेट चेंज हो गया, अब पुराना रेट पुरानी बात है, खत्म हो गई बात। सिंपल है, याद रहेंगी ये बातें। अब मैं आपसे पूछूं, चलो मुझे बताओ, कोई कंपनी ऐसी है, कोई पर्सन ऐसा है जिसका स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च 2022, उसका स्पेशल टैक्स ईयर क्या कहलाएगा? अब आप बोलोगे सर मुझे जरा टाइमलाइन बनाने तो दे। ऐसा नहीं, गलत बता दी तुमने। ठीक है, अब आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे?
आप बोलोगे कि सर आपने भी तो टाइम लाइनें बनाई हैं। अब आप मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक कंपनी है, उसका ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से और उसका ईयर खत्म हो रहा है 31 जुलाई 2024 पे। हमने कहा क्या नॉर्मल टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर है? आपने कहा सर स्पेशल टैक्स ईयर है। मैंने कहा अच्छा चलो स्पेशल टैक्स ईयर है, अब मुझे जरा इसका नंबर तो बताओ। अब आप बोलोगे सर हमें जरा टाइमलाइन तो बनाने दें। हमें जरा आप टाइमलाइन तो बनाने दें, फिर बताएंगे हम। मैंने कहा ठीक है, ये जुलाई है ना, ये जून तक पुराना वाला टैक्स ईयर चलेगा, ऐसा ही है। 30 जून 24, 1 जुलाई 23, और फिर यहां से कौन सा शुरू हो गया? हमने कहा सर ये 30 जून 25, ये शुरू हो गया 1 जुलाई 24, तो ये है NTY 25। तो ये वाला फॉल किया किसमें? 25 में। तो हमने कहा सर ये वाला जो स्पेशल टैक्स ईयर है, ये किसको समझ नहीं आया? स्पेशल टैक्स ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 जुलाई 2024 को। 31 जुलाई 2024 को अगर कोई स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है, मैं उसको नंबर क्या दूंगा? स्पेशल टैक्स ईयर 2025। क्यों? क्योंकि सर इसका टैक्स ईयर एंड नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 के बैंड में फॉल कर रहा है। क्या ये बात याद रहेगी सबको? किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी तो मुझे बताओ। एनीवन? आप बताओ। स्पेशल टैक्स ईयर 2025 में फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? क्लियर होती है ये बात? किसी को इसमें कोई डाउट है? अब मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताने लगा हूं। अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं जल्दी से आगे बढ़ूं, ठीक है? वक्त कम मुकाबला सख्त, पता है ना आपको? कॉपी करोगे? चलो कर लो कॉपी, जल्दी से कर लो, जल्द जल्द जल्द। थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं। अभी एक सवाल का जवाब बाकी है कि सर स्पेशल टैक्स ईयर क्यों किया? हम सबका नॉर्मल कर देते हैं। ये सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया, अभी देता हूं बाद में, याद दिलाना मुझे। बातें नहीं बेटा। अच्छा भाई, अब इसका एक ऐसी शॉर्टकट तरीका है, वो ऐसे बता रहा हूं मैं, अप्लाई करो ना करो आपकी मर्जी है। अच्छा ये तो बता दूंगा। अच्छा देखो, इसका शॉर्टकट तरीका ये है, बातें नहीं करो भाई। इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि अमन, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप ये देखो, मंथ ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर एंड। स्पेशल टैक्स ईयर के एंड का मंथ कौन सा है? अगर वो मंथ जैन से जून में है
या वो मंथ जुलाई से दिसंबर में है, तो हमने कहा फिर सर नेम क्या होगा? हमने कहा जो कैलेंडर ईयर है वही उसका नेम हो जाएगा, और इस केस में जो कैलेंडर ईयर है उसमें आप 1 ऐड कर दो। एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल पूछूंगा और हम झटके से बता देंगे कौन सा टैक्स ईयर एप्लीकेबल होगा। कैसे? मैंने कहा मुझे ज़रा ये बताओ 31 मई 2026, 31 मई 2026 इसका टैक्स ईयर क्या है? इसका स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? आपने कहा सर 26, जो कैलेंडर ईयर है वही। मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ कि 31 मार्च 2029 इसका स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? अभी देखो टाइमलाइन बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। अच्छा मैंने कहा ये बताओ कि 30 सितंबर 2019 20 स्पेशल टैक्स ईयर 20। और मैंने कहा अच्छा चलो ये बताओ अल्लाह भला कर दे 31 जुलाई 2028 कैलेंडर ईयर +1। आसान है ये तरीका, याद रहेगा। या तो टाइमलाइन बनाओ, आपकी मर्जी है, या आप वैसे ही देखे निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन ये टैक्स ईयर निकालना एग्जाम में थोड़ी आता है, ये तो दुनिया का सबसे बच्चों वाला काम है यार, ये एग्जाम में थोड़ी आएगा। लेकिन हाँ एक दो सवाल ऐसे आए हैं, सही हम करेंगे तो आप लोग भी गलती करेंगे, वो अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसी थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी है। अच्छा भाई, तो ये बातें क्या सबको समझ आ गई हैं? इसको पढ़ लें। स्पेशल टैक्स ईयर, एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30th जून is a special tax year and is denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of a special tax year falls। वही जो मैंने आपको टाइमलाइन वाला समझाया, फिर से रीड कर रहा हूँ, देखो जरा किस नाम से डिनोट किया जाएगा? डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, उस कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा। रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, जो नॉर्मल टैक्स ईयर से कॉरिस्पॉन्ड करता होगा। कौन से वाले से? इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, जिसमें वो स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही होगी, वही नाम हम इसको दे देंगे। स्पेशल टैक्स ईयर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019, दिस ईयर एंड फॉल्स इन द नॉर्मल टैक्स ईयर बैंड ऑफ 1 जुलाई 19 टू 30 जून 20 एंड देयरफॉर टैक्स ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर। कौन सा वाला? टैक्स ईयर 2020 शैल बी द टैक्स ईयर फॉर दिस स्पेशल ईयर एज वेल। बोर्ड हैज द अथॉरिटी, अंडरलाइन कर लो इसको। किसके पास अथॉरिटी है? बोर्ड के पास अथॉरिटी है। इसका मतलब कि सर ये वाली चीज अगर तो ये चेंज करना हो कि बैंक्स का स्पेशल टैक्स ईयर 31 दिसंबर को ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म होगा 31 मार्च को ख़त्म होगा। अगर हमने ये लॉ बनाना है कि बैंक्स का टैक्स ईयर 31 दिसंबर को ख़त्म नहीं होगा, कब ख़त्म होगा? पहली अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो ये लॉ बनाने के लिए क्या मुझे नेशनल असेंबली से पास कराना पड़ेगा लॉ? नहीं, ये अथॉरिटी किसके पास है? हमने कहा ये बच्चों वाला मैटर है, ये अथॉरिटी हमने किसको दे दी? बोर्ड को दे दी, मैट्रिक बोर्ड को दे दी हमने। कौन सा बोर्ड है ये? FBR। जहाँ भी बोर्ड लिखा हुआ है वहाँ उसका मतलब इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड नहीं है, उसका मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। FBR क्या है सर? क्या FBR कानून बनाने वाला इदारा है? क्या FBR टैक्स लॉ बनाता है? आंसर इज क्लियर कट नो, बिल्कुल भी FBR लॉ नहीं बनाता। लॉ तो हमारी नेशनल असेंबली से पास होता है, सही है? सेनेट, नेशनल असेंबली, इधर से पास होता है, साइन होता है, तो ये लॉ बनता है। लॉ बन गया, अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा बनाया है, FBR। अब उस लॉ के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन, फॉलोअप, सबमिशंस, ऑडिट्स, रिव्यूज, ये सब चीजें कौन करेगा?
FBR। कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा, डंडा कौन मारेगा? FBR। तो हमने कहा FBR इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो उस लॉ पर, रेवेन्यू कलेक्शन के लॉ पर अमल दरामद कराने के लिए बनाया है। तो FBR को हम बोलते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, लॉ मेकर नहीं है, लॉ मेकर नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? अब मैं अगर आपसे कहूं कि यार टैक्स वाले ने ये किया, टैक्स वाले ने ये लॉ बना दिया, टैक्स वाले ने वो लॉ बना दिया, तो टैक्स वाले से मुराद मेरे आमतौर पर क्या है? लॉ बनाने वाले ने वो लॉ बना दिया। FBR ने लॉ नहीं बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। आप लॉ पढ़ रहे हो, आप टैक्स पढ़ रहे हो, किसी के सामने भी आप ये ब्लेंडर कर सकते हो। FBR लॉ नहीं बनाता। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, लेकिन काफी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की अथॉरिटी हमने FBR को दे दी। ये बच्चों वाला काम है, ये तुम ही कर लेना यार, अब ये असेंबली में लेके मत आ जाना। हमारे पास और भी काम है, करप्शन जैसे बड़े इंपॉर्टेंट काम करने के लिए तुम ये बच्चों वाले काम लेके आ जाओगे तो हम क्या करेंगे? समझ रहे हो बात? समझ रहे हो तुम लोग? ये काम तुम खुद ही निपटाओ। बोर्ड हैज द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। अंडरलाइन करो इसको। देखो, लॉ में लिखा जाने वाला हर लफ्ज उसके पीछे एक मीनिंग होता है, लेमैन लैंग्वेज नहीं होती है ये। अब कोई बंदा भी इस तरह से कह सकता है कि द बोर्ड हैज द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट, द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी टैक्स ईयर, बस ये लिख दिया आपने, ये नहीं लिखा फॉर एनी क्लास ऑफ टैक्स पेयर, तो ये बात अधूरी रह जाएगी। अच्छा, और आपने फॉर पर्टिकुलर क्लास भी गायब कर दिया, आपने लिख दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर टैक्स पेयर। अगर आपने ये लिख दिया ना, FBR हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर टैक्स पेयर, क्लास गायब कर दिया आपने। क्या गायब कर दिया? क्लास। मीनिंग बदल जाएगा इसका। देखो, लॉ है, ये लॉ है और लॉ में मीनिंग्स टेक्निकल हुआ करते हैं। इसको आम अंग्रेजी समझ के कभी भी याद मत करना, बुरे पछताओगे। पर्टिकुलर टैक्स पेयर और पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर दो अलग अलग चीजें हैं। मिसाल देता हूं इसकी मैं। FBR ने नोटिस भेजा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को, ए प्यारे बैंक, आज से हमने तेरा टैक्स ईयर चेंज कर दिया। ए प्यारे बैंक, हमने तेरा टैक्स ईयर चेंज कर दिया। अब तेरा टैक्स ईयर 31 दिसंबर का नहीं रहा, अब तेरा टैक्स ईयर चेंज होकर हमने कर दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च 2000, जो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च का कर दिया। हर साल अब 1 अप्रैल से 31 मार्च चलेगा तेरा टैक्स ईयर। तो अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लीगल डिपार्टमेंट को ये नोटिस आया होगा, टैक्स डिपार्टमेंट को, तो ये पता है क्या करेगा? फाड़ देगा उसको। बोलेगा ये नोटिस सिर्फ मुझे एक बैंक को आ ही नहीं सकता, अगर टैक्स ईयर चेंज होगा तो पूरे क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए चेंज होगा, ये सारे बैंक्स के लिए चेंज होगा। तो ये एड्रेस किया जाना चाहिए टू ऑल बैंक्स। मिसाल ले रहा हूं मैं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए नहीं होगा, ये नोटिस, ये सर्कुलर सारे बैंक्स के लिए आएगा। क्योंकि अगर टैक्स ईयर चेंज हो रहा है, मिसाल के तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए टैक्स ईयर चेंज हो रहा है, तो खाली KNS को नोटिस नहीं आएगा, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का टैक्स ईयर चेंज होगा। आर यू गेटिंग दिस? अगर आप क्लास हटा दोगे ना, मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब याद भी करोगे ना, तो भी याद आपने ऐसे करना है कि यू आर लर्निंग लॉ, कोई अंग्रेजी याद नहीं कर रहे। क्लियर होती है बात? For example, in respect of certain classes of business, following special tax years are specified by the board. ये आपको कुछ एग्जांपल्स याद करनी होंगी। अगर कभी ऐसा हो कि आप लोगों के अमाल बहुत ही अच्छे हुए और 1-2 मार्क्स के लिए स्पेशल टैक्स ईयर ही पूछ लिया, तो ये आप लिख सको। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का साल कब से कब तक होता है? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। ऑल पर्सन्स एक्सपोर्टिंग राइस, राइस एक्सपोर्टर्स का कब से कब तक होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और ऑल इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स, इनका कब से कब तक होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। रीजन भी बताता चलूँ मैंने बताया नहीं था रीजन के इनका या और इंडस्ट्रीज का टैक्स ईयर क्यों अलग कर दिया। तो इसका चलो उगते हैं, ये भी रीजन है क्योंकि कुछ बिजनेसेस सीजनल भी होते हैं, जैसे कि चावल हो गया, मैं शुगर हो गया, ठीक है, शुगर केन वगैरह। लेकिन इसका एक और बड़ा सिंपल सा रीजन है। मिसाल के तौर पर ये ऐसा ही सवाल है कि कोई स्टूडेंट ये पूछे कि सर ICAP सारे एग्जाम्स CA इंटर के, CA फाइनल के, सबके जून और दिसंबर में क्यों नहीं करा लेता? CA इंटर वालों के कराता है मार्च में और सितंबर में, और CA फाइनल वालों के कराता है जून में और दिसंबर में। तो सर ICAP वाले को क्या पड़ी है कि सबको अलग अलग कराता है? सबके जून में ही करा देना,
सबके दिसंबर में करा देना। हमने कहा इतने चेकर कहाँ से लाएंगे, इतने लोग कहाँ से लाएंगे, इतने इन्विजिलेटर कहाँ से लाएंगे, इतने रूम्स कहाँ, इतनी जगह कहाँ से लाएंगे। बात समझ रहे हो? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। तो अब ये जितने लोग रिटर्न सबमिट करते हैं वो रिटर्न सबमिट करते हैं, फिर उनके रिटर्न सबमिट करने के पीछे फिर FBR का पूरा इदारा अपना काम करता है, अगर करता हुआ तो कुछ, तो वो अपने काम करता है, ठीक है। उसने नोटिस भेजना होते हैं, ऑडिट करने होते हैं, रिश्वत लेनी होती है। तो हमने कहा सारे लोगों को जरा हम अलग अलग लेना है यार। बात समझ आ रही है? यानी कि आप समझ लो कि इतना नाअहल इदारा है, अल्लाह माफ़ करे, हमारा इतना नाअहल इदारा है कि इतने सारे इनएक्टिव टैक्स पेयर्स का डेटा उसके पास मौजूद है, इतने सारे इनएक्टिव टैक्स पेयर्स का डेटा मौजूद है। आप लॉ देखो, लॉ में क्या है, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो 1% लगेगा, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो 3% लगेगा, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो डिविडेंड पे टैक्स रेट 15% लगेगा, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो डिविडेंड पे 30% लगेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? भैया तुझे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आना तो तू मत आ, 30% टैक्स दे दे। भाई आपके पास जब एक बंदे का डेटा आ गया कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, उसका 30% का टैक्स कंपनी काट रही है, एक बंदे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, उसका बैंक टैक्स रेट 15 नहीं 30% काट रहा है, और आपके पास डेटा भी आ रहा है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था कि वो जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है उसको तुम थप्पड़ चमाट मार के लेकर आओ ना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, उसको नोटिस मारो ना तुम। नहीं, उसको नोटिस नहीं मारेंगे। जो बेचारा टैक्स दे रहा है, जो टैक्स पेयर है, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, उसी को नोटिस मारेंगे, तूने कम टैक्स पे किया। इतना इनकॉम्पिटेंट इदारा है, उसके पास लाखों के नंबर्स हैं, डेटा है, CNIC है कि ये इनएक्टिव टैक्स पेयर है, ये इतनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये डिविडेंड ले रहा है, ये इंटरेस्ट ले रहा है, ये गाड़ी ले रहा है, ये लैंड ले रहा है, ये बिल्डिंग ले रहा है। आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हो 3% लगेगा, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हो 7 लगेगा। अरे भाई अब जब तुझे पता लग गया ये प्रॉपर्टी भी ले रहा है, 7% भी दे रहा है, जो भी है 7 है 8 है 9 है दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, तो अब भाई उसको नोटिस भेज, आ तू एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहा है। नहीं भाई गवर्नमेंट के लिए तो ये ज्यादा अच्छा है ना कि वो अभी सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहा है तो 3 की जगह 7 दे रहा है, उसकी बाकी कितनी इनकम होगी जिसके ऊपर उसने टैक्स ही नहीं दिया होगा, कि जिसको जमा 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 कर 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 करके वो प्रॉपर्टी खरीदने के काबिल हो गया। ये नहीं सोच रहे तुम? अगर वो इनकम पर हम टैक्स कर लेते तो 25% 30% के हिसाब से टैक्स लगता था। आज हम एडवांस टैक्स लगा के उसका डेटा तो ले रहे हैं, उस डेटा के ऊपर काम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव लैकनेस तो इतनी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सारे रिटर्न एक वक्त में फाइल होंगे तो क्या होगा? बेचारों का सिस्टम ही काम नहीं करेगा। अभी रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन चल रही है, सारे लोग पागलों की तरह डेटा दे रहे, सिस्टम में बैठ जाता है। ये तो हाल है। हाँ हो जाएगी डेट तो एक्सटेंड हो जाएगी। हाँ वो मैसेज सबको ऐसे ही आता है, हो जाएगी डेट एक्सटेंड हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लो आप लोग। ठीक हो गई बात? ये बातें मैंने समझा दी हैं। तुम बताओ इस पे फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? 2028। और इस पे अच्छा 1 मिनट 5 मिनट और लूंगा आपके, फिर ऑफ होगा। स्पेशल टैक्स ईयर तो आपने समझ लिया। अभी मैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर अगर अगली क्लास में समझाऊंगा तो तुम लोग भूल के आ जाओगे। 5 मिनट लगेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स भी समझाऊंगा, फिर छुट्टी होगी। हाँ मिटा नहीं रहा मैं, क्योंकि सब चीजें यही एप्लीकेबल होगी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पे, सिर्फ ये मिटा रहा हूँ। मिटा दूं? इधर बातें नहीं। अच्छा हमने कहा बेटा बस 5 मिनट इंशाल्लाह, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम। मैं खुद भी एक काम छोड़कर आया हूँ भागता हुआ बीच में, मुझे भी वापस जाना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल टैक्स ईयर कौन डिटरमिन करता है? बोर्ड डिटरमिन करेगा फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ अ टैक्स पेयर। सर क्या ऐसा हो सकता है कि टैक्स पेयर खुद चाहे कि मेरा टैक्स ईयर चेंज हो जाए? हो सकता है। क्यों, क्या, कब, कैसे, ये अगली क्लास में बताऊंगा। रीजन अगली क्लास में बताऊंगा। प्रोसीजर टू चेंज ऑफ टैक्स ईयर अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी हम उससे रिलेटेड कुछ मैटर्स पढ़ेंगे। ठीक होगी बात? क्या टैक्स पेयर चाहे तो उसका टैक्स ईयर चेंज हो सकता है? हो सकता है, रीजन नहीं बता रहा, हो सकता है। उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करेगा
अप्रूवल आ जाएगा तो टैक्स ईयर चेंज हो जाएगा। लेकिन टैक्स ईयर के चेंज होने से एक मसला होगा, एक इशू होगा। आओ देखते हैं क्या इशू होगा। हमने कहा सर टैक्स ईयर के चेंज होने से इशू ये होगा कि मिसाल के तौर पर एबीसी कंपनी है, वो एबीसी कंपनी का नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा था 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। इसकी नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? हमने कहा सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। जबरदस्त बात हो गई। ने कहा इसने एप्लीकेशन दी मेरा टैक्स ईयर चेंज करो। अच्छा भाई कब से कब तक कराना है आपको? उसने बोला मेरा टैक्स ईयर चेंज करके आप कर दो 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। 1 सितंबर 23 से 31 अगस्त 24। अब मेरा हर साल यही टैक्स ईयर चलाया जाए। क्यों, कैसे, बात की बात अगले सेशन में बात होगी। आप मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दो 1 सितंबर 23 से 31 अगस्त 24, फिर अगला टैक्स ईयर चलेगा मेरा 1 सितंबर 24 से 31 अगस्त 25। चेंज कर दो, आप मेरा स्पेशल टैक्स ईयर कर दो। बोर्ड ने बोला हाँ ठीक है कर लेते हैं। ये पूरा फुल कंप्लीट टैक्स ईयर है। इस पूरे फुल कंप्लीट टैक्स ईयर का एक फुल रिटर्न फाइनल हो जाएगा, पूरे साल का डेटा, पूरे साल का रिटर्न फाइनल हो जाएगा। तो ये कहलाता है नॉर्मल टैक्स ईयर। हमने कहा ये क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर। नाम दे दो, स्पेशल टैक्स ईयर 2025। हमने कहा इसका रिटर्न अलग फाइल हो जाएगा, पूरे साल का 12 महीने का रिटर्न फाइल होगा पोर्टल से। जो भी टाइमलाइंस होंगी उस डेट के ऊपर पूरे साल का डेटा, इनकम वगैरह सब फाइल हो जाएगा, टैक्स दे देगा। ये जो बीच का पोर्शन रह गया, ये जो बीच का यतीम पोर्शन रह गया, यतीम पोर्शन, तो सर टैक्स वाले को हम दरखास्त करते हैं कि इस पोर्शन में जो हमने इनकम कमाई उसको वो छोड़ दे, माफ कर दे। हमने कहा टैक्स वाला माफ ही ना कर दे आपको। हमने कहा तो ये वाला जो पोर्शन है, क्या आपने इसमें कुछ इनकम कमाई होगी? इनकम कमाई होगी सर। तो क्या उस पे आपने टैक्स दिया? ना वो इस रिटर्न में फॉल किया, ना वो इस टैक्स ईयर में फॉल किया, ना आपने इधर इस टैक्स ईयर के साथ टैक्स दिया, ना आपने उधर उस टैक्स ईयर के साथ टैक्स दिया। इसका मतलब ये पीरियड यतीम रह गया बेचारा। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ईयर तो इसको हम प्यार से कहते हैं, लेकिन ये ईयर पूरे 12 महीने का नहीं होता। ये स्पेशल टैक्स ईयर पूरे 12 महीने का होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर पूरे 12 महीने का होता है, लेकिन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 12 महीने का नहीं होता। कहने को तो हम उसको ईयर कहते हैं, लेकिन असल में होता है ये ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड। नाम में ईयर आ जाता है, लेकिन होता क्या है ये? पीरियड। और ये 12 महीने से कम का होता है। तो कितने महीने का है ये? हाँ नहीं सर ये टीटीपी, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कितने महीने का है? हाँ नहीं सर ये 2 महीने का है। ये कब से शुरू हो रहा है? 1 जुलाई 23 से 31 अगस्त 23 तक, 2 महीने। इसका नाम क्या दें हम? इसको क्या नाम दें? हमने कहा इसको नाम देने का तरीका बिल्कुल वही है जो नाम देने का तरीका स्पेशल टैक्स ईयर का है, बस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको नाम देने का तरीका बिल्कुल वही है जो स्पेशल टैक्स ईयर का है। यानी कि हम ये देखेंगे कि इसका ये जो ईयर एंड है, मंथ एंड है, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है। याद है? देखा था हमने। तो हम ये देखेंगे कि किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करता है। या तो ये देख लेंगे या शॉर्टकट देख लेंगे। हम देख लेंगे कि सर ये 31 अगस्त, जुलाई से दिसंबर, एग्जाम्पल 31 अगस्त 23, तो इसका टीटीवाई क्या होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2024। या अगर आपको इसको बैंड में बनाना हो तो हमने कहा सर देख भी सकते हैं आप कि ये जो 23 है ये इधर फॉल करेगा कहीं, इस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगा। ऐसा ही है ना? ये देख रहे हो आप, 30 जून
24, 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, तो ये कहीं यहां फॉल करेगा, ऐसा ही है। 31 अगस्त 2023, तो ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? तो हम इसको नाम भी क्या देंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2024। इसको रीड कर लो, बस बात खत्म जी। सिर्फ उस बंदे के लिए, सिर्फ उस पर्सन के लिए जो एप्लीकेशन दे रहा है, उसके लिए चेंज हो रहा है ना ये। अगर तो पूरी क्लास ऑफ बिजनेस के लिए चेंज हो रहा है तो पूरी क्लास ऑफ बिजनेस यही तरीका, यही हरकत अपनाएगी। अगर मिसाल के तौर पर एफबीआर ने बोला सारे बैंक्स का टैक्स ईयर चेंज हो रहा है, सारे के सारे फूड मैन्युफैक्चरर्स का टैक्स ईयर 31 जून से चेंज होके अब 31 अगस्त पर जा रहा है, तो फिर जितने भी फूड मैन्युफैक्चरर होंगे सब यही हरकत करेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का 2 महीने का पीरियड बनाएंगे। लेकिन मैंने अभी क्या मिसाल दी, एक स्पेसिफिक टैक्स पेयर है, उसको अपना ईयर चेंज करना है, तो भी यही चीज फॉलो होगी। ठीक हो गई बात? पढ़ लो। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहां चला गया? चेंज इन टैक्स ईयर तो ठीक है, वो तो प्रोसीजर हम बाद में पढ़ेंगे। पेज नंबर 3 ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, पेज नंबर 3 ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो वो हम पूरा ऊपर प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो इसका ऑर्डर कौन देता है? कमिश्नर देता है, अप्रूवल कमिश्नर देता है, एफबीआर का जो एम्प्लॉय होता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आइदर फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल, ऐसा हो सकता है कि हमें नॉर्मल से अपना चेंज कराना हो और किस में जाना हो? स्पेशल में जाना हो, और वाइस वर्सा, ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशल से वापस नॉर्मल में। और एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है जो इधर नहीं लिखी हुई, स्पेशल से स्पेशल में जाना हो। स्पेशल से स्पेशल में भी जाना पड़ सकता है ना, वो लिखा हुआ नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल से स्पेशल में भी जा सकते हैं। The period between the end of last tax year prior to change, यहां से the period from, कहां से शुरू हो रहा है? कहां से शुरू हो रहा है? देखो जरा, the period between end of last tax year, पिछले पूरे टैक्स ईयर के एंड से prior to change, चेंज से पहले, चेंज से पहले वाला जो पीरियड है उसके एंड से शुरू हो और कहां पे खत्म होगा? नए टैक्स ईयर के स्टार्ट पर, नए टैक्स ईयर के स्टार्ट पर। पढ़ लेते हैं। पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज एंड द डेट ऑन विच द चेंज्ड टैक्स ईयर कमेंसेस। इन दो डेट्स के बीच का जो पीरियड है, इन दो डेट्स के बीच का जो पीरियड है, जब पुराना पूरा टैक्स ईयर खत्म हुआ और नया टैक्स ईयर शुरू हुआ, इसके बीच का जो पीरियड जो यतीम रह गया वो क्या कहलाएगा? शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो क्या ये बात आपको समझ आती है? क्लियर है सबको? अभी आप बाकी की बातें अगली क्लास में करें इंशाल्लाह। मंडे वाले दिन टाइम क्या है? 10 बजे आप लोग इंशाल्लाह आ जाइएगा मंडे वाले दिन। कल छुट्टी मनाएं और मंडे को तशरीफ ले आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।